अस्सलामुअलैकुम। नॉवल पिया मैं तेरी। वो ऑफिस से लौटा तो इसे कमरे में बेड पर लेटा हुआ पाया। दरवाज़ा लॉक करके कोट उतार कर टाई ढीली करते हुए अपनी अलमारी की जानिब बढ़ गया। वो फ्रेश हुआ तो फिर ब्लैक टी शर्ट और ढीले डाले पजामे में मलबूस होकर बेड की जानिब आया। कुछ नहीं कहा, बस बराबर में लगकर लेट गया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के रूबरू थे। वो अपनी कोनी तकिए पर टिकाए हाथ के सहारे अपना चेहरा ऊंचा कर बड़ी फुर्सत से इसके हसीन चेहरे को तकने लगा। कभी इसकी जुल्फों से खेलता तो कभी इसके नरम और मुलायम गालों को सहलाता। इसके गुलाबी होंठ कल रात की याद दिला रहे थे। तुम वाकई इतनी बुरी नहीं हो जितना मैं सोचा करता था। वो आहिस्तगी से इसके होंठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए तलब बड़ी निगाह इसके गुलाबी होंठों पर टिकाए गोया हुआ, मगर मुकाबिल कहाँ से सुनती। वो तो बेखबर सो रही थी। अचानक सेल रिंग होने की आवाज खामोश कमरे में गूंजी, जिसके सबब नजमा की आंख खुली। मुहीब ने काल काट दी। बगैर नाम पढ़े वो उस पुरस्कून लम्हे में किसी का दखल नहीं चाहता था। मुहीब को अपने होंठों पर उंगली फेरता देख इसने गुस्से से बिफर कर तेजी से इसका हाथ चटका। वो अभी तक बिल्कुल भी भूली नहीं थी मुबश्शरा बेगम की बातें। वो क्या थी उसकी नजर में, क्यों अपने निकाह में बांधा जब बीवी होने का हक ही नहीं देना था दुनिया के सामने। क्या वो इसे अपने दिल बहलाने का एक मामूली सा खिलौना समझ रहा था, जिसे जब तक दिल चाहे खेलेगा और जब दिल चाहे उठाकर फेंक देगा। ओह, तो मुहीब जलाल मलक अपना हक लेने आए हैं। इसकी आंखें सुर्ख थी, इसका लहजा धीमा था, मगर हर लफ्ज से कदवरत झलक रही थी। वो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गोया हुई। लो अपना हक लो, आखिर को मैं दिल लगी का खिलौना ही तो हूँ तुम्हारी नजर में। वो लाल रंग की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में मलबूस लड़की गुस्से से अपनी शर्ट के आगे के बटन खोलने लगी थी। इसकी आंखों के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे, क्योंकि सामने बैठे जालिम शख्स ने इसे कैद कर लिया था इस खूबसूरत गरनुमा पिंजरे में। पिंजरा कितना भी खूबसूरत हो और आसाइशों से बड़ा क्यों ना हो, होता तो पिंजरा ही है। वो अब आगे पढ़ लिख नहीं सकती थी, कोई ब्राइट फ्यूचर इसका मुंतजिर नहीं था। वो अपनी माँ को वो इज्जत नहीं दिलवा सकती थी जो वो दिलवाने के ख्वाब सोचा करती थी। वही जानती थी वो कितनी अजियत में मुब्तला है। ये सोच भी शदीद कर्ब में मुब्तला कर रही थी कि अपना आप उस शख्स को दे रही है जो सिर्फ वक्ती दिल लगी कर रहा है, जो दुनिया के सामने इसे अपनी बीवी होने की इज्जत कभी भी नहीं देगा। वो इसे अपना शोहर तस्लीम नहीं कर पाई थी अब तक, मगर इससे क्या फर्क पड़ता था। जैसा वो सितमगर कहता है, उसकी चाह की किसको परवाह है। सुबह से रो रो कर आंखें सूज गई थी, सर दर्द से फट रहा था, मगर क्या उस बेरहम शख्स को कोई सरोकार था इससे। वो तो बस अपना हक लेना जानता था। मुहीब उस लड़की की जुर्रत देख उठकर बैठा। वो रोते रोते अपनी शर्ट के बटन खोल रही थी। दूधियाई रंगत जाहिर होने लगी, लेकिन उस वजीहा मर्द की निकाह का मरकज तो सिया नशीली आंखें थी। जब वो तीसरा बटन गम और गुस्से से सरशार हालत में खोलने लगी तो मुहीब ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोका। क्या? वो उलझी निगाह से इसकी नीली आंखों में झांकते हुए आईब्रो उचकाकर इस्तफसार करने लगी। मुहीब ने अपना उल्टा हाथ उसकी घनी स्याह जुल्फों में डाला और हल्का हल्का इस पर झुकने लगा। वो भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब गिर रही थी, यहाँ तक कि इसका सर तकिए से जा लगा। हैरत से तो आंखें तब फैली जब इसे बजाय दावत कबूल करने के खुद को कंबल उड़ाते देखा। वो भी यकीनी से उस कोबरू नौजवान को तक रही थी। कंबल उड़ाने के बाद इसने नजमा के चेहरे पर झुककर गर्मजोशी से पेशानी का बोसा लिया। ये पहली बार था जब नजमा को उस सितमगर के छूने से कोई कराहत महसूस नहीं हुई थी। अगले ही लम्हे वो अपने तकिए पर कोनी टिकाकर इस पर अपना हसीन चेहरा रखे इसे बड़ी फुर्सत से तकने लगा था। होना तो ये चाहिए था,
कि वो गुस्से का जवाब गुस्से से देता। आखिर वो मुखीब अजलाल मलक था। नजमा को इससे किसी किस्म की बलाई या रहम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मगर ये देख वो शॉक्ड रह गई थी कि मुखीब ने अपने दूसरे हाथ की लंबी लंबी उंगलियों से इसका सर दबाना शुरू किया। वो बहुत नरमी से नजमा को दबा रहा था। इसे कैसे पता कि मेरे सर में दर्द हो रहा है? वो उलझकर सोचने लगी। मुखीब अजलाल मलक, इसका जानी दुश्मन, आज इसका सर दबा रहा है। क्या वो आंखों से, खुली आंखों से ख्वाब देख रही थी? अगर ख्वाब नहीं था तो हकीकत होना भी मुमकिन ना था। इसकी आंखों की हैरत पल ली थी। उस लड़के ने आहिस्ता से इसकी आंखों पर झुका। मुहीब को अपने करीब आता देख इसने जोर से आंखें मीच ली थी। इसे लगा अब वो अपना हक लेगा, मगर मुकाबिल ने तो बड़ी नरमी से दोनों आंखों को अपने लबों से चूम कर वापिस हल्के हल्के हाथ से सर दबाने लगा। अगर कोई इस लम्हे मुहीब अजलाल मलक को देख लेता तो पक्का इसे जन मुरीद का खिताब दे देता। वो आंखें बंद करे इस हकीकत पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि मुहीब जैसा बेरहम संग दिल शख्स इसकी दी हुई खुली दावत पर अपनी तलब पूरी करने की बजाय इसका बैठ कर सर दबा रहा है। वो उलझी जरूर थी, मगर कुछ कहा नहीं। मुहीब के सर दबाने से इसे सुकून मिल रहा था। वो फिर से नींद की आगोश में चली गई थी। मुहीब काफी देर तक इसका सर दबाता रहा, यहाँ तक कि इसकी नीली आंखों में नींद का खुमार झलकने लगा। इसने आहिस्तगी से नजमा का सर ऊंचा किया और अपना हाथ नीचे हाइल किया। इस हसीन दिलरुबा की जानिब करवट लेकर इसे देखते देखते आंखें बंद कर ली। जी, वो दोनों मियां बीवी सो रहे थे जब दरवाजा नॉक हुआ। पलवशा आ रही है, रास्ते में है, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती है। वो तो अच्छा हुआ कि इसने पहले मुझे कॉल करके बता दिया, वरना उल्टा खुद ही सरप्राइज हो जाती। मुबशरा बेगम ने मुखीब को पलवशा के आने की इत्तला दी। इनके दरवाजा नॉक करने के सबब नजमा भी उठ गई थी। वो उठकर बैठी तो मुबशरा बेगम की निगाह सबसे पहले इसकी शर्ट के खुले बटनों पर गई। इनका दिल जलकर खाक हुआ था। बेशर्म कहीं की। वो नजमा को देख दांत पीसते हुए बोली। नजमा बहुत गहरी नींद से उठी थी। इसका जहन ठीक तरह अभी काम नहीं कर रहा था। इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो इसे बेशर्म क्यों कह रही है, जबकि इनके कहते ही मुहीब पीछे मुड़ा। वो दरवाजा खोलने से कबल नजमा को मुकम्मल कंबल में ढक कर सोता हुआ छोड़कर आया था। इसे खबर नहीं थी वो उठ चुकी है। मुहीब ने आंखों के इशारे से उसे बटन बंद करने का कहा, जिस पर वो फौरन सटपटा कर शर्मिंदगी से बटन लगाने लगी। बेशर्म की क्या बात है, गलती आपकी है अम्मी हुजूर, आपको अब ख्याल रखना चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे कमरे में इस तरह बेधड़क दाखिल ना हो। मुहीब ने मुबशरा बेगम को देखकर स्पाट लहजे में जवाब दिया। मुहीब की बात सुन पहले तो वो हैरत से मुहीब का चेहरा देखने लगी। इनके लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल अमल था कि मुहीब इस लड़की की खातिर इन्हें पलट कर जवाब दे रहा है। मुहीब, शायद तुम भूल गए हो इस शादी का मकसद, मगर मैं नहीं भूली हूँ। ये शादी सिर्फ इस लड़की को बरादरी में रखने के लिए की गई थी। तुम्हें इसे पलवशा का हक देने की जरूरत नहीं थी और ना ही इस कमरे में लाने की। मुझे नजर आ रहा है ये किस तरह तुम्हें अपनी अदाओं में फंसा कर रख रही है। फिलहाल ये इन बातों का वक्त नहीं है। अभी जो जरूरी है वो तुम्हारा कमरा साफ करना। तुम्हारी मंगेतर आ रही है। अच्छा तो यही है कि तुम जल्दी से अपना कमरा साफ करो और कचरे को उठाकर बाहर फेंको। मुबशरा बेगम ने बड़ी हकारत से नजमा को तकते हुए कहा, मुहीब से मुखातिब होकर। दिल को छल्ली किया था इनके लफ्जों ने। वो जालिम औरत इसके वजूद को एक कचरे से तबीर कर रही थी। इनके जाते ही नजमा बेड से उतरी। इसने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था, जिसके सबब इसे बेड से उतरते वक्त हल्के से चक्कर आने लगे थे। लेकिन खुद को संभालती हुई अपना सूटकेस का हैंडल पकड़कर मुहीब की जानिब आई। वो दरवाजे के पास ही दोनों हाथ सीने पर बांधे बड़े पुरस्कुन अंदाज में खड़ा था। कहा था ना मैं ज्यादा दिन यह नहीं रहने वाली। फातखाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो उस सितमगर की आंखों में झांकते हुए बड़े बरम से बोली, ये तो वक्त बताएगा। वो मुतमिन अंदाज में जवाबदा हुआ।
नजमा कोशिश कर रही थी इसकी आंखें पढ़ने की, ये जानने की कि क्या इस सितमगर को फर्क पड़ रहा है उसके जाने से। मुकाबल की आंखें इस कदर पुरअसरार थी कि वो बात नहीं सकी कि इसके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। फिर देख रही हो, महीब ने मुज़ाहिका खेज अंदाज में इसे टोका तो वह गड़बड़ा कर तेजी से अपना सूटकेस हैंडल से खींचती हुई बाहर की जानिब चल दी। काला काला कुर्ता तुझ पे जचता है बड़ा, हाय हाय दिल पे मेरा काबू न रहा, ये तूने ठान ली है क्या, तू मेरी जान लेगा क्या। नजमा के जाने के बाद वो अपने खाली कमरे को अभी देख ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी की सुरीली आवाज ने इसे मुतवज्जा किया। वो मुड़ा तो सामने खड़ी हसीन दुशीजा इसे देखकर फिदा फिदा अंदाज में गाना गा रही थी। वो वाकई काले रंग में बड़ा जचता था। इस लड़की की आंखों से झलकती सताइश से कहीं ज्यादा इसकी दिलफरेब मुस्कुराहट ने मुहीब को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। हाय हाय तुम तो और हैंडसम हो गए हो यार। पलवशा तेजी से आकर बड़ी गर्मजोशी से इसके कुशादा सीने से जा लगी थी। मुहीब ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए इसका खैर मकदम किया। वो दीवाना वार अपने मंगेतर के पीछे यहाँ आई थी। वो क्यों ना दीवाना होती, वो था ही इतना हसीन और जमील। वो क्या था जो मुहीब अजलाल मलक के पास नहीं था। तुम ठीक तो हो ना। वो सीढ़ियों से उतरकर अभी अपने कमरे तक पहुंची भी नहीं थी कि इसे अचानक अपने इर्द गिर्द सब घूमता हुआ महसूस हुआ। वो गिरती इससे कबल ही इसे किसी ने थामा। जब आंख खुली तो वो लाउंज के सोफे पर लेटी हुई थी और जाजा इसे बड़ी फिक्रमंद नजरों से तक रहा था। इसके इस्तफसार पर नजमा इस बात में सर खिलाते हुए, मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। वो तो आएंगे ही ना। सुबह से कुछ खाया पिया जो नहीं है तुमने। जाजा बड़ी हफकी से गोया हुआ। नजमा हैरत से आंखें बड़ी करते हुए इसे देख रही थी। जाजा बाई को कैसे पता कि मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। वो अभी ये सोच ही रही थी कि एनी ने इसके सामने शीशे की मेज पर खाने की ट्रे लगाई। आराम से बैठकर खाओ और खाना खाओ, आराम से उठकर बैठो और खाना खाओ। जाजा ने बड़ी मोहब्बत से हाकमाना अंदाज में कहा। मुझे नहीं खाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा है, इसने उठकर बैठते हुए कहा बड़े उदास लहजे में। खाना दिल के लिए नहीं, पेट भरने के लिए खाओ। जाजा ने तेजी से प्लेट में बिरयानी डालकर इसके आगे बढ़ाते हुए कहा। वो ज्यादा देर जाजा को टाल नहीं सकती थी, इसलिए न चाहते हुए भी खाना शुरू किया, जिस पर जाजा मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा। ओह, आप सोबिया भाभी है ना। पलवशा ने नजमा को जाजा के साथ बैठा देख सोबिया गुमान किया। नहीं, मैं नजमा हूँ, वो तेजी से नफी में गर्दन को जंबिश देते हुए बोली। नजमा, तो तुम वो लड़की हो ना जिसने मुहीब की आईब्रो पर वो मार्क दिया था। पलवशा बेसाख्ता ही पूछ बैठी। इसका सवाल नजमा के चेहरे पर मुस्कान बखेल लाया था। इसे अपनी सालों पुरानी फतह याद आई थी, जिसे वो जब भी याद करती अपने दिल को मसरूर पाती। हाँ, नजमा ने इस बात में सर खिलाते हुए कहा। तुम अमेरिका से कब आई। वो तेजी से नजमा के बराबर में आकर बैठते हुए बड़े दोस्ताना अंदाज में सवाल करने लगी। जाजाबाई की शादी पर। ओह, मेरे पेपर्स थे इसलिए मैं नहीं आ सकी, मगर जाजा तुम फिक्र न करो, वेडिंग गिफ्ट लाई हूँ तुम्हारा। वो आखिरी जुमला जाजा से मुखातिब होकर मुस्कुराते हुए बोली। नजमा को पलवशा बहुत अच्छी लगी थी, बिल्कुल एक पुरानी सहेली जैसी। जरा भी गरूर नाम की चीज नहीं थी इस लड़की में। नजमा तो सोच में पड़ गई थी कि इतनी प्यारी और शरारती सी लड़की को आखिर मुहीब जैसे खड़ूस और जलाद लड़की में क्या नजर आया। वो इसकी जगह होती तो इसका इंतहाब कभी भी मुहीब जैसा लड़का ना होता। तुम बहुत क्यूट हो यार, और तुम्हारा फिगर बिल्कुल मॉडल्स जैसा है। आई थिंक तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए, सच आ नाइस बॉडी। इसकी तारीफ ने नजमा को जिमने पर मजबूर कर दिया था। इसके गाल गुलाबी गुलाबी से हो गए थे। वो लड़की मुसलसल नजमा से तोते की तरह बोली जा रही थी और वो अपना खाना खाने के साथ साथ इसकी बातों का बीच बीच में जवाब भी दे रही थी। मुहीब सीढ़ियों से उतरकर नजमा के कमरे की जानिब आया, मगर कमरे के दरवाजे पर सूटकेस रखा देख वो इधर उधर नजरें चलाने लगा। लाउंज से आती आवाजों ने इसकी तवज्जो अपनी जानब मबसूल की।
वो लाउंज में आकर नजमा के सामने वाले सोफे पर टिक गया था। नजमा को बेवक्त खाना खाता देख इसकी पेशानी पर एक दो सानियों के लिए बाल नमूदार हुए, मगर इसने नजमा से कुछ कहा नहीं। वो अपना सेल निकाल कर इसमें काम करने लगा। नजमा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो है कि नहीं? इसके सवाल पर नजमा ने नफी में गर्दन हिलाई। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मेरा कजन बिल्कुल तुम्हारी हम उम्र है। मेरा कजन बिल्कुल तुम्हारा हम उम्र है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे मिलवा सकती हूँ। पलवशा की बात पर मुहीब और जाजा ने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। वो दोनों ही अपने अपने सेल पर मगन नजर आ रहे थे। जरूर, अगर क्यूट हो तो, नजमा ने चुलबुले अंदाज में एक आंख दबाकर जवाब दिया। इसका जवाब देना था कि मुहीब और जाजा दोनों के कान खड़े हुए। अगले ही लम्हे वो दोनों ही इसे गुड़ी से नवाजने लगे। इनकी तवक्का के बिल्कुल बरअक्स जवाब दिया था उस लड़की ने। जाजा की आंखों को देख इसे जबान दांतों में दबाई, मगर जैसे ही अपने जानी दुश्मन पर नजर पड़ी, एक अदा से अपने बाल कान के पीछे किए, गोया इसकी नीली गड़ाती आंखों को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया हो। बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूटी सा है वो भी। मुझे यकीन है तुम दोनों का मामला सेट हो सकता है। पलवशा एक्साइटेड होकर गोया हुई। मुहीब का चेहरा गुस्से से लाल पड़ने लगा था, मगर नजमा को कोई परवाह न थी। वो वाकिफ थी जब तक इसकी मंगेतर यहाँ पर मौजूद है, वो सिवाय दांत पीसने के कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि मुहीब की शादी नहीं हुई? वो एक बार फिर तस्दीक कर रही थी। हाँ, अगर होती तो क्या हमें पड़ोसी होकर भी पता न चलता? मुकाबिल की जानिब से मुतमिन और 100% अंदाज में जवाब आया था, जिसे सुनते ही अनाइजा बेगम खुशी से उछल पड़ी थी। इसका मतलब नजमा ने झूठ कहा था हमसे। अनाइजा बेगम अपने दिल पर हाथ रखकर बड़े मसरत बड़े लहजे में बोली। वैसे अभी तो मुहीब की मंगेतर आई हुई है इस्लामाबाद से। सुना है 3 माह बाद शादी है। वो मसालेदार खबर सुनाने वाले अंदाज में अनाइजा बेगम को बताने लगी। अच्छा, ठीक, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ सना। अभी मुझे जरा एक जरूरी काम याद आ गया है। अनाइजा बेगम की तो मानो सारी सोई हुई उम्मीदें जाग उठी थी। वो कॉल डिस्कनेक्ट करके तेजी से ज़रून के कमरे की जानिब गई। ज़रून, मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। अनाइजा बेगम ने इसे बेड पर लेटा देख बड़ी खुशी से खनकती हुई आवाज में कहा। खुशखबरी? इस नौजवान लड़के की आंखों से जैसे जिंदगी के सारे रंग रूठ गए थे। वो बेरोनक निगाहें अपनी मां पर डालते हुए उलझकर गोया हुआ। नजमा ने झूठ कहा है कि इसकी शादी मुहीब अजलाल मलक से हो गई है। मेरी अभी सना से बात हुई है। इसने मुझे बताया कि मुहीब की शादी तो 3 महीने बाद होगी, मखरोज मलक की बेटी से। बस अनाइजा बेगम का पहला जुमला सुनना था कि इसकी आंखों की बेरोन की वापस चमक में तब्दील हुई। क्या वाकई आप सच कह रही हैं मॉम? वो उठकर बैठने की कोशिश करते हुए अनाइजा बेगम को देखकर तजस्सुस से इस्तफसार करने लगा। हाँ, मुझे लगता है इसने तुमसे दूर रहने के चक्कर में ये शादी वाला झूठ बोला हमसे, ताकि हम इसे वापस यहाँ अमेरिका आने पर मजबूर न करें। अनाइजा बेगम ने तेजी से इसे सहारा देकर सीधा बिठाया, साथ साथ अंदाजन गोया हुई। इसे रोग लग गया था नजमा की शादी का सुनकर। इसने खाना पीना बहुत कम कर दिया था, जिसके सबब इसका जिस्म पहले से काफी कमजोर हो गया था। या अल्लाह, वो अचानक बुलंदी की जानिब देखते हुए रोने लगा। जिंदगी जीने की जैसे फिर एक उम्मीद मिली थी। वो जीना चाहता था अपनी हसीन दिलरुबा के साथ। वो सारे ख्वाब एक बार फिर आंखों में चमक उठे थे, वो जो नजमा के साथ मिलकर देखा करता था। एक खुशहाल जिंदगी के ख्वाब, सुनहरे रंगों बड़े ख्वाब, रंगारंग खूबसूरत ख्वाब, जुगनों की तरह चमकते हुए ख्वाब। ज़रून, तुम्हें जिंदगी ने एक बार मौका दिया है, इसे जाया ना करना। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझे यकीन है तुम दोनों एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजारोगे। बस खुद पर यकीन करो मेरे बच्चे। अनाबिया की बात मान लो। क्या खबर वाकई तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? ये सोचकर ही एक कदम बढ़ा लो कि नजमा मुंतजिर है तुम्हारी।
वो और तुम्हारी खुशियां राह तक नहीं हैं, सिर्फ तुम्हारी। 1 हाँ का प्लीज, अनाबिया की बात मान लो। अनाइजा बेगम ने रोहानसा लहजे में इसे तहम्मुल के साथ समझाने की एक बार फिर कोशिश की। ठीक कह रही हैं आप, एक बार कोशिश करनी चाहिए मुझे, वो इंतजार कर रही है मेरा। जरूर ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ करते हुए चमकती आंखों के साथ कहा। वो नजमा को दोबारा खोने का तस्वर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये तस्वर भी इसे पल पल मौत देता था। कितने वक्त बाद उन्होंने अपने बेटे की आंखों में जिंदगी के रंग देखे थे। उन्होंने फौरन अनाबिया को कॉल की और इसे थेरेपी शुरू करने को कहा।